अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं स्पेसिमेन पेपर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो बहुत ही आसान है। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 80। सेकंड क्वेश्चन, वर्कआउट 40% ऑफ $530। तो बहुत सिंपल है, 40/100 टाइम्स 533 कर देंगे। अगेन पेपर 2 है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 212 आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको इतनी ज़्यादा वर्किंग इसमें नहीं शो करनी, बस ये स्टेप्स इनफ है। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक बस टाइम टेबल शो कर रहा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ बस टाइम टेबल। वर्क आउट द जर्नी टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पीटर्सबर्ग। अब पीटर्सबर्ग का हमें जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है, जर्नी टाइम। तो हम क्या करेंगे कि हम 915 का जो टाइम हमें दिया हुआ है उससे लेकर हम सबसे पहले 915 तक, अगर 1915 तक कैलकुलेट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली 10 आवर्स मिलते हैं। और ये आप इजीली जो है वो अपनी फिंगर टिप्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 10 आवर्स बनेंगे और फिर उसके बाद 1915 से लेकर 1940 तक आपके पास ये 25 मिनट्स बन जाएंगे ना। तो ये जो 25 मिनट्स आपके पास आ रहे हैं, ये टोटल आपके पास जर्नी टाइम होगा 10 आवर्स एंड 25 मिनट्स का। उसके बाद अर्जुन अराइव्स एट द बस स्टेशन इन वाशिंगटन एट 1:36 PM। अच्छा देखें, 1:36 PM को जब आप 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13:36। और 13:36 से लेकर आपने 15:20 तक का टाइम जो है ना वो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। इसका रीज़न ये है कि अर्जुन अराइव्स एट द बस स्टेशन इन वाशिंगटन एट 1:36 PM विच इज़ 13:36। और जो एक बस है जो कि अराइव कर रही है फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो वो 15:20 पे पहुंचेगी वाशिंगटन। तो हमें ये देखना है कि यार वो कितना टाइम वेटिंग टाइम लगा रहा है। तो 13:36 से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 14:36 तक एग्जैक्टली आपके पास 16 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद 14:36 टिल 15 o'clock इट्स 24 मिनट्स एंड देन आपके पास फर्दर 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है जो कि 15 o'clock से 15:20 तक का टाइम ड्यूरेशन बनेगा। तो ये टोटल जब टाइम आप 60 मिनट्स, 24 मिनट्स एंड 20 मिनट्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 104 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन 104 मिनट्स का आपके पास आंसर है। क्वेश्चन 4 आपसे ये कह रहा है कि अगर एक पेन कॉस्ट 53 सेंट्स ईच, यानी कि एक पेन की कॉस्ट आपके पास 53 सेंट्स है, तो मरियम कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेन्स ख़रीद सकती है $15 में। आप $15 को कन्वर्ट कर लें, 1500 सेंट्स बनता है। और जब आप उसको डिवाइड करेंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो आपके पास जो क्वांटिटी आ रही होगी पेन्स की वो 28.3 है, लेकिन डेसिमल्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेन वो ख़रीद सकती है वो 28 पेन्स हैं। और फिर उसके बाद हमें चेंज फिगर आउट करना है कि उसको कितना चेंज रिसीव होगा। तो अगर वो 28 पेन्स ख़रीद रही है और 53 सेंट्स का एक पेन है, तो हम 1500 में से उसकी परचेजिंग की जो कॉस्ट बनती है उसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली उसको जो है वो चेंज मिल जाएगा विच इज़ 16 सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, द टेबल शोज़ हाउ अ क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन ट्रैवल टू स्कूल। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमें ऑलरेडी गिवन है। हम दूसरा ये है कि टेबल में भी देखें तो 18 + 3 + 9 = 30 बनेगा। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद हमें जो है वो एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पाई चार्ट यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा हर कैटेगरी का, यानी कि वॉक, कार एंड बस का। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है विच इज़ पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो 18 डिवाइडेड बाय 30 टाइम्स 360 विच गिव्स यू 216। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आप कार का निकालते हैं एंगल ऑफ सेक्टर, तो 3 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 360 विच इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। एंड देन फाइनली आपके पास जो बस है वो पार्ट अपॉन टोटल के केस पे लगा लेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 360 से आपको 108 डिग्री का ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप इसकी पाई चार्ट की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके पास जो रेडियस ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है वो है रेडियस 1। उस रेडियस पे आप अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करके सबसे पहले जो है वो 216 डिग्री का एंगल मार्क कर लें। उसके बाद
ये आपके पास सेकंड लाइन आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड द सेकंड रेडियस। अब इसके ऊपर आप सेकंड रेडियस पे अपने प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे एंड देन यू विल मार्क एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। तो ये आपके पास सेकंड एंगल मार्क हो जाएगा विच इज़ रिलेटेड टू बस, और जो थर्ड एंगल होगा वो 36 ऑटोमेटिकली आपके पास रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन 6 बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से हमारे पास ये 208 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 इस तरह से है कि हमारे पास एक्सचेंज रेट भी गिवन है, पाउंड्स में प्राइस गिवन है और हमें डॉलर्स में भी प्राइस गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच मोर पेड्रो पेज देन एलेक्स एंड गिव योर आंसर इन डॉलर्स एंड सेंट्स करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट। अब हमें चूँकि फ़ाइनली आंसर अपना डॉलर्स में देना है तो हमें चाहिए कि हम जो एलेक्स की प्राइस है जो कि पाउंड्स में गिवन है उसको सबसे पहले डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट पाउंड्स इनटू डॉलर्स। तो आपको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है $1 इक्वल टू 0.73 पाउंड्स। ये सारी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास जो डॉलर्स में प्राइस आएगी वो 20.20548 है। सो ये वो प्राइस है जो कि एलेक्स ने पे करी है, जो कि हमने कन्वर्ट कर ली, ठीक है। और जो पेड्रो ने प्राइस पे करी है वो तो ऑलरेडी हमें डॉलर्स में गिवन है, तो हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे 21.99 माइनस द प्राइस पेड बाय द एलेक्स। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 1.78 आ रहा होगा, जो कि इन डॉलर्स एंड सेंट्स है, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो डायग्राम है वो बेसिकली हेक्सागोन से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा हेक्सागोन का। तो उसका फार्मूला होता है n-2 टाइम्स 180। हेक्सागोन की साइड 6 होती हैं, तो जो सम आएगा आपके पास सम ऑफ द एंगल्स वो 720 है। फिर आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, मीन्स के आपके पास सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं आप उनको ऐड करके इक्वल टू 720 करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 78 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं एंड आप राइट डाउन अ नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो डेफिनेटली 12 है। क्यूब नंबर आपको 8 गिवन है लिस्ट में, प्राइम नंबर आपको 5 गिवन है और एक इर्रेशनल नंबर है जो कि √7 है। क्वेश्चन नंबर 10, एना हैज़ अ बैग कंटेनिंग 10 बीड्स, देयर आर 4 रेड बीड्स, तो रेस्ट ब्लू होंगी, तो डेफिनेटली 6 बॉल्स या 6 बीड्स जो है वो आपके पास ब्लू हैं। उसके बाद आपने कंप्लीट करनी है ट्री डायग्राम, विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको केस दिया हुआ है, ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है कि आप रेड से जब रेड की तरफ जाते हैं, अब जब सेम कलर जो है वो अगर आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से -1 हो रही होगी। तो अब आप सबसे पहले जब एक ब्रांच कंप्लीट करते हैं तो ब्रांच कंप्लीट करने का तरीका ये होता है कि आपने 10 में से 4 माइनस किया विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10, एंड देन उसके बाद आप इस ब्रांच को कंप्लीट कर लेंगे विच इज़ 9 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6 एंड डिवाइडेड बाय 9। डिनोमिनेटर रिमेन सेम, एक ब्रांच की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना होता है कि आप इस ब्लू से सबसे पहले तो इस ब्लू को फिल्ड करेंगे, तो ये 6 आउट ऑफ 10 है, तो आपके पास ये बनेगा 5 आउट ऑफ 9, क्योंकि 6 - 1 5 एंड 10 - 1 इज़ 9, एंड देन फिर आप इसकी मदद से इस वाले ब्रांच को फिल कर लेंगे विच इज़ 9 - 5 इक्वल टू 4/9। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एना टेक्स 2 रेड बीट्स। अब 2 रेड बीट्स कैसे आएंगे, 4/10 इंटू 3/9 से, विच इज़ इक्वल टू 12/90। तो आप अपना आंसर ये भी दे सकते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक शेप दी हुई है सिलेंडर जिसका रेडियस है और उसकी हाइट भी गिवन है, और हमें एक डेंसिटी गिवन है कंक्रीट की जो कि 2500 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। हमें मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें डेंसिटी का फार्मूला गिवन दिया हुआ है। तो मास तो हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी हमें गिवन है, बट हमें वॉल्यूम फिगर आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, उसका फार्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाई विच इज़ 8π/25, और अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके पास 1.00531 मीटर क्यूब आ जाएगा इसमें आंसर। ये है वॉल्यूम।
उसके बाद आपने डेंसिटी का फार्मूला लगाना है। डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो आप इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, ठीक है। तो 8π/25 लेने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपके पास जो आंसर है ना वो बहुत एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका ये कह रहा है कि माया वांट्स टू पुट टाइल्स ऑन द सरफेस ऑफ हर पैटियो एज शोन ऑन द डायग्राम। ईच टाइल इज़ अ सेक्टर विद आर्क लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वाई द टाइल्स डू नॉट फिट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द पैटियो। तो सबसे पहले तो रेडियस को कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब आप रेडियस को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास जो आर्क लेंथ है वो cm में गिवन है। तो आपने 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर ये रेडियस की कन्वर्जन हो गई। उसके बाद आप, चूँकि ये सिलेंडर है तो इसकी टॉप आपको दिख रही है, तो टॉप इज़ अ सर्कुलर, तो उसका सरकमफेरेंस निकाल लें। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। अच्छा, सरकमफेरेंस क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास जो टोटल बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है, यानी जो सर्कुलर बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ ही हमें सरकमफेरेंस से पता चलेगी। तो विच इज़ इक्वल टू 1256.64 और इक्वल टू 400 पाई। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर से, जो कि टाइल की एक, आप कह सकते हो कि उसकी एक आर्क लेंथ है जो कि उसके सरकमफेरेंस को ही कवर कर रही होगी, तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हम कितने टाइल्स लगा सकते हैं जो कि इसकी कंप्लीट सरकमफेरेंस को कवर कर लें। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टाइल्स आ रहे हैं वो 16.76 टाइल्स आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप टाइल्स जो है, या तो आप डेफिनेटली टाइल्स जब ख़रीदेंगे तो वो इंटीजर वैल्यूज़ में आएंगे ना। तो इसका रीज़न ये है कि आर्क लेंथ जो है वो डू नॉट फिट द टोटल सरकमफेरेंस। आर्क लेंथ ऑफ द टाइल वो टोटल सरकमफेरेंस को कवर अप नहीं कर रही। और आप दूसरा रीज़न ये भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ टाइल्स आ रहे हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो बेसिकली इंटीजर वैल्यू नहीं है। सो दैट्स वाई जो टाइल्स हैं वो फिट नहीं होंगे एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द पैटियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करने ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। और जब आप इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करेंगे तो -6 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3x एंड 3x इज़ लेस दैन 6 होगा। दोनों को सॉल्व कर लें। -6 अगर छोटा है 3x से तो 3x बड़ा भी है और इक्वल भी है -6 से, तो आपके पास एक वैल्यू, एक इनइक्वालिटी आ जाएगी x के लिए कि ऑल दी नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन -2 एंड इक्वल टू एज वेल। तो इसमें और जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो आपको बता रही है कि ऑल दी नंबर्स विच आर लेस दैन 2। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए आपके पास जो रेंज बनेगी नंबर्स की वो -2, -1, 0 एंड 1 बन जाएगी। सो दीज आर द ऑल इंटीजर वैल्यूज़ जो कि हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड टाइम ग्राफ। फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी ऑफ अ कार शो कर रहा है। हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास एक कर्व है, तो हम t इज़ इक्वल्स टू 2 पे जो हमारे पास टाइम है x एक्सिस पे 2 सेकंड्स का, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे कर्व को टच कर रही होगी। मीन्स के यू नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट वेयर x इज़ इक्वल्स टू 2। और फिर आप उस टेंजेंट पे क्या करेंगे कि आपने 2 पॉइंट्स ले लेने होंगे, ठीक है। टेंजेंट जो है वो, जो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, x इज़ इक्वल्स टू 2 पे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि आपके कर्व को टच करेगी x इज़ इक्वल्स टू 2 पे। एंड देन उसके बाद आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फार्मूले से उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, जो कि मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास 0.6 आ रहा था, और मार्किंग स्कीम में इसकी रेंज जो है वो 0.3 से 0.8 गिवन है। राइट डाउन व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कार्स मोशन फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ इट जर्नी। एक्सेलरेटिंग भी लिख सकते हैं, और आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं कि इंक्रीज़ इन द स्पीड है। बोथ रीजंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास मीन से रिलेटेड है। मीन डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो अब मीन का जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, राइट। अब सिग्मा f तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल पीपल है टू अ शॉपिंग मॉल, ठीक है, जिनका हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड गिवन दिया हुआ है टेबल में ना। तो अब सिग्मा f तो हमें पता चल गया विच इज़ 80। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट fx और उसका टोटल करना है ना। तो अब हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले तो मिड वैल्यूज़ निकालेंगे जिनको हम x कहते हैं। तो और x निकालने के लिए आपको हर क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा ना। तो ये मैंने यहाँ पे
मेंशन कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। तो इस तरह से आप हर इंडिविजुअल क्लास इंटरवल का x निकालेंगे एंड देन फिर आप क्या करेंगे कि हर x की वैल्यू को, जो मिड वैल्यू आ रही है, उसको आप उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो इस तरह से ये आपके पास fx बन जाएगा, जिसका सम आएगा 832.5। और जब आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी 10.41, मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन 15 इज़ रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमसे क्वेश्चन ये पूरा डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अब देखें, ट्राइंगल ए जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, राइट। और ये जो ट्राइंगल बी है हमारे पास, ये इसका इमेज दिया हुआ है, राइट। तो अब देखें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसलेशन तो नहीं है, यानी कि ड्रैग नहीं हुआ। दूसरा ये कि ये इनलार्जमेंट नहीं है। अब हमारे पास बचती है रोटेशन या फिर रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों में से कैसे आप फिगर आउट करेंगे कि ये रोटेशन है या ये रिफ्लेक्शन है? तो आपने क्या करना है कि आपने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। अगर आपके पास लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर ये रोटेशन है, अदरवाइज़ ये रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे रोटेशन हो रही है, तो हमने अपने आंसर में सबसे पहले लिख देना है रोटेशन, राइट। अच्छा, अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज की रोटेशन इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल बन चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इस वर्टिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो वर्टिकल साइड है, नाउ दैट वर्टिकल साइड बिकम हॉरिजॉन्टल, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है वो इसकी वर्टिकल साइड बन चुकी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमें सेंटर फिगर आउट करना होता है। अब सेंटर कैसे फिगर आउट करते हैं, ये मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, हाउ टू फाइंड सेंटर। तो आपने क्या करना है कि आप ऑब्जेक्ट का कोई भी एक वर्टेक्स पिक करें, उसके कोऑर्डिनेट ले लें, फिर उसी इमेज का जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ले लें। जैसे कि ए जो है वो 2,2 है और ए प्राइम जो है वो -1,1 कोऑर्डिनेट दे रहा है उस, ठीक है। इन दोनों की मदद से आप मिड पॉइंट निकाल लें, और मिड पॉइंट का फार्मूला है, यू नो अबाउट इट, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपके पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब जब आपके पास मिड पॉइंट आएंगे ना, तो आपने वही सेम मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे मार्क कर लिया, और फिर आप क्या करोगे कि मिड पॉइंट से आप मूव करोगे टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट के उसी सेम कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करोगे जो इसका आपने कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। तो अब जब आप इस मिड पॉइंट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप जाएंगे 1.5 यूनिट राइट एंड 1.5 यूनिट डाउन, राइट। तो 1.5 यूनिट राइट पे, 1.5 यूनिट राइट एंड 1.5 यूनिट्स डाउन अगर आप गए हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट की तरफ जो आपने यूज़ किया था पहले, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा इंशाल्लाह, ये इतना मसला नहीं है इसको। बस आपने क्या करना है कि मिड पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करना है एंड देन उसमें आपने देखना है कि आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बन रहा है। तो वो आपके पास बन रहा है -1.5 राइट एंड 1.5 डाउन। फिर आप क्या करते हैं कि आप इस साइन को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जो आंसर आपने लिखा हुआ है, जैसे आपने क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करोगे। तो अब आप इसको कर रहे होगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो आपके पास 1.5 यूनिट राइट जो है वो रोटेट होने के बाद 1.5 यूनिट अप बन जाएगा, और जो 1.5 यूनिट डाउन है वो 1.5 यूनिट राइट बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इस 1.5 राइट एंड 1.5 अप को इसी सेम मिड पॉइंट से 1.5 यूनिट राइट एंड 1.5 यूनिट अप जाकर आप अपना सेंटर मार्क कर लेंगे, और ये सेंटर आपके पास आ जाएगा 2,1 का सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेंटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 बहुत आसान है। y = x - 3 का स्केच बनाना है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके आप स्केच बना सकते हैं। y = 1/x का भी स्केच बनाना है। वेरी सिंपल, सम कुछ कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर लें, अपनी अज्यूम कर लें वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ को अज्यूम करके y निकाल लें, y की वैल्यूज़ को अज्यूम करके x निकाल लें। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार आपके पास एक कर्व
यहाँ बनेगा, चूँकि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है आपके पास, तो इसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन के अंदर आपके पास जो है वो ग्राफ जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। लाइक अगर आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है तो उसकी रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता तो उसकी रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रही होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके से रिलेटेड है। एन इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई इट्स एक्सपोनेंशियल डिके। 12% का रेट दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल डिके का फार्मूला है आपके पास न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। अब यहाँ पे n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं, और r जो है वो आपके पास रेट होता है जो कि आपको 12% गिवन है। अब क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन 1 जनवरी को 3.7 मिलियन है, विच इज़ 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू दी पावर 6। अब वो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ कंप्लीट ईयर्स इट विल टेक फॉर इंसेक्ट पॉपुलेशन टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन, यानी कि 1 विथ 6 ज़ीरोज़। तो आप इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर के स्ट्रैटेजी से या ट्रायल एंड एरर मेथड से कर लें। और वो किस तरह से करेंगे कि आपने कुछ n की वैल्यूज़ को लेट करना है। जिस तरह से सबसे पहली वैल्यू मैंने n इक्वल टू 9 अज्यूम करी, और उसको जब मैंने अपने फार्मूले में सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है सो विच इज़ नॉट बिलो 1 मिलियन ना, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देन मैंने इसमें क्या करा कि n की वैल्यू को 10 ले लिया, और n की वैल्यू के 10 से भी मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन वाली जो कंडीशन ये दे रहा है क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही मैंने n की वैल्यू को 11 रखा तो उससे मेरे पास जो आंसर आ रहा है दिस आंसर, ये मुझे वही सेम कंडीशन दे रहा है कि नंबर ऑफ़ कंप्लीट ईयर्स टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन ना। तो इसीलिए ये आंसर मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है, जो कि मुझे 11 ईयर्स की सब्स्टिट्यूशन से मिल रहा है। तो चूँकि मैं यहाँ पर डेसिमल्स में वैल्यूज़ नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ कंप्लीट ईयर्स ही फाइंड आउट करना है। y is inversely proportional to the cube root of x, तो y is inversely proportional to the cube root of x ऐसे बनेगी। y की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू 8 देकर हमने k की वैल्यू को निकाल लिया। इसी सेम k की वैल्यू को हम दोबारा से अपनी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, और x की वैल्यू को 64 रख कर y की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लेंगे, विच इज़ 1.25। ओके, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें एंगल्स भी गिवन है, लाइक साइड्स गिवन है। हमें सबसे पहले बी डी की साइड फाइंड आउट करनी है, तो बी डी को फाइंड आउट करने के लिए हम इजीली बेटा कोसाइन रूल यहाँ पे लगा लेंगे। और कोसाइन रूल इस तरह से लगेगा कि जो 135 के सामने वाली जो हमें साइड गिवन है, लाइक साइड जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली, वो हमें माइनस में लेके जानी है, और इस तरह से आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो 787.4 आ जाएगी कोसाइन रूल यूज़ करके। फिर कैलकुलेट द ऑब्ट्यूज़ एंगल बी सी डी। अब इसके लिए आप यूज़ करोगे बेटा साइन रूल, और साइन रूल किस तरह से यूज़ करोगे कि बी सी डी आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो 52 के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड 650 आपको गिवन है, और थीटा के सामने वाली साइड आप निकाल चुके हो विच इज़ 787.4। तो इस तरह से आप साइन रूल के थ्रू जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे साइन इन्वर्स करने के बाद, तो वो 72.7 है, बट दिस इज़ नॉट एन ऑब्ट्यूज़ एंगल ना, तो आपने इसको 180 से फर्दर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आपको ऑब्ट्यूज़ एंगल पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि शांति ट्रैवल कर रही है होम टू स्कूल, और उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम का एक्सप्रेशन बनाना है मिनट्स में, तो अगर हम 12 को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा आवर्स के अंदर, लेकिन हमें उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें मिनट्स में आ जाए टाइम। उसके बाद फैलेक्स भी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो रही है, तो दैट्स वाई इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 20, क्योंकि वो शांति की एवरेज स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर लेसर है, उसकी स्लोअर स्पीड है, तो वो 12 अपॉन x माइनस 20 बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन टाइम चूँकि आवर्स में आएगा तो टाइम 60 करके वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के ट्रैवल का, या लाइक 15 मिनट्स लॉन्गर
टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है टू ट्रैवल, फेलेक्स ज़्यादा टाइम ले रहा है टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल देन शांति। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर फेलेक्स लाइक 15 मिनट्स लॉन्गर टाइम लेता है, तो जो हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन आया है फेलेक्स का, उसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा है, और शांति का टाइम कम है क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है, तो वो टाइम टेकन उसका कम आएगा ना। तो इस तरह से हम इन दोनों को डिनोमिनेटर को कॉपी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे और फिर डिवाइड बाय 15 करेंगे, तो एग्जैक्टली हमारे पास वही इक्वेशन प्रूव हो जाएगी जो क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा है कि शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 960। उसके बाद आपने सॉल्व करना है इसी सेम इक्वेशन को, सिंपल है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर आपको देना है, आपको अपनी वर्किंग शो करनी है। तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले आपने ए, बी और सी को फिगर आउट कर लिया फ्रॉम द इक्वेशन, और फिर आपने फार्मूला यूज़ करके इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर दे दिया, विच इज़ 42.56 एंड माइनस 22.56। फिर कैलकुलेट द टाइम फेलेक्स टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल। अब हमें फेलेक्स का टाइम एक्सप्रेशन पता है, ठीक है। तो 42.56 में से हम 20 को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आंसर आएगा वो 720 उस आंसर से डिवाइड होके हमें ये टाइम मिल रहा होगा मिनट्स के अंदर, राइट। क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो था 720/x माइनस 20 का, ये मिनट्स में था ऑलरेडी ना। तो हमें अपना आंसर देना है मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर ना। तो 31.9149 में ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली मिनट्स हैं, बट 0.9149 जो है वो भी मिनट्स हैं, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट मिनट, 1 मिनट। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सेकंड्स। तो 31 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स का जो है वो टाइम आ जाएगा फेलेक्स के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2.0 एंड 8.0। फिर हम इसी टेबल को यूज़ करते हुए सारे पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पे, तो हमारे पास इस तरह का एक काइंड ऑफ कर्व आ जाएगा, और ये हमारा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपके पास यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है बेटा, ये एक न्यू इक्वेशन है, लेकिन जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब आपके पास जब भी इस तरह की कोई कंडीशन क्रिएट होगी कि आपको एक सूटेबल लाइन निकालनी होगी, तो वो सूटेबल लाइन हमेशा आपके लिए एक लीनियर लाइन होगी जब आप दो कर्व्स को देख रहे होंगे। लाइक एक न्यू कर्व है और एक आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो भी कर्व से रिलेटेड थी ना। तो आप न्यू इक्वेशन को लेंगे और उसको पुरानी वाली ओरिजिनल वाली इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो -1.5 है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल में -2x दिया हुआ है, तो मैंने दोनों साइड पे -0.5 और -0.5x करा सबसे पहले, जिससे मुझे -1.5x एंड -0.5x से -2x मिल गया। और फिर मुझे न्यू इक्वेशन में +1 दिया हुआ है, जबकि मुझे रिक्वायर्ड है +5, तो मैंने दोनों साइड पे +4 करा, जिससे मेरी इक्वेशन जो थी वो न्यू वाली एग्जैक्टली मेरी ओल्ड इक्वेशन की तरह बन गई, जिसको मैं रिप्लेस कर दूंगा y से, और ये मेरे पास वो सूटेबल इक्वेशन आ जाएगी, सूटेबल लाइन आ जाएगी जो मुझे ड्रॉ करनी है अपने उसी सेम ग्रिड पे जहाँ पे मैंने कर्व बनाया है। और फिर मैं ये देखूँगा कि मेरी जो लाइन है वो जितने पॉइंट्स के कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे इस लाइन को, y = -12 x + 4 वाली लाइन को, कि आप एक x2 अज्यूम करके y3 निकाल लें, x को -2 अज्यूम करके y5 ले लें, और x को 0 अज्यूम करके y की वैल्यू 4 निकाल के, और फिर आप इसको प्लॉट कर लीजिए। और फिर प्लॉट करने के बाद आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन विद द कर्व, एक ये रेड से मैंने सर्किल करा, सेकंड सर्किल रेड से हुआ हुआ है, और थर्ड सर्किल भी रेड से हुआ हुआ है। तो आप जब इन तीनों को रीड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी बेटा वो रूट्स मिल रहे होंगे, तो यू हैव टू रीड द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर द रूट्स। तो इस तरह से रीड करने पर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -2.4, 0.7 एंड 1.55। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारे पास लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी से रिलेटेड है।
देखो पेंसिल की लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर दी हुई है जो कि करेक्ट टू नियरेस्ट सी एम है। करेक्ट टू नियरेस्ट सी एम मीन्स 1 सी एम। तो आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपके पास लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का एक नंबर आएगा जो कि प्लस होकर अपर बाउंड देगा और माइनस होकर लोअर बाउंड देगा। इसी तरह लेंथ ऑफ अ पेन जो है वो 14.7 cm है, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। अब यहाँ पे आपके पास यूनिट सेम नहीं है तो यू हैव टू मेक द यूनिट सेम फर्स्ट ऑफ ऑल के 1 मीटर जो है वो 0.1 cm के इक्विवेलेंट है, एंड देन आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.05 जो मिलेगा नंबर, उसी से आप प्लस करके अपर बाउंड बना सकते हैं और लेस करके लोअर बाउंड बना सकते हैं। अब आपने कैलकुलेट करना है अपर बाउंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड द लेंथ ऑफ द पेन। तो आपने दोनों की लेंथ का डिफरेंस लेना है, बट वो डिफरेंस आपके पास अपर बाउंड में होना चाहिए। मींस व्हाट के आपका डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। तो पेंसिल की जो लेंथ है वो आप ले लें बेटा अपर बाउंड के अंदर विच इज़ 16.5, और पेन की लेंथ आप ले लोगे बेटा लोअर बाउंड में विच इज़ 14.65। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड द लेंथ ऑफ द पेन, बट ये अपर बाउंड में ही आंसर आ रहा है विच इज़ कॉल्ड मैक्सिमम डिफरेंस। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई है, सबसे पहले आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका आंसर आपके पास एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4x² - 7x - 2। फिर आप इस आंसर को थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लोगे एंड देन यू विल गेट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड है जिसकी प्लेन्स नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं। उसके बाद हमें ई एफ शो करनी है कि वो 14.3 होनी चाहिए, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखें बेटा ई एफ जो है वो आपको एक परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, राइट। ये आपके पास ई एफ है जो कि आपने प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके पास बेटा देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा जो कि ई एफ और सी की मदद से बनाएंगे, जिसमें आपको 16 पता है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, ठीक है। और आपको ई एफ प्रूफ करना है। अच्छा, नेक्स्ट ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल वो आप बना लेंगे यहाँ से बेस को से लेकर ना। तो इस तरह से जो आपको ट्राइंगल मिलेगा दिस इज़ 12, दिस इज़ 8, और यहाँ से आप पूरा ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये पूरी ए सी की लेंथ कैलकुलेट कर लेना। ये ए है आपके पास, ये पॉइंट बेटा ए, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले ए सी को कैलकुलेट करो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर वो जो ए सी की लेंथ आएगी उसको आप हाफ़ करके वो एफ सी पे लेकर आ जाना, ठीक है। और मैंने यही सारी वर्किंग यहाँ पे करी हुई है कि सबसे पहले देखो मैंने ए सी की लेंथ निकाली पाइथागोरस थ्योरम लेकर विच इज़ 14.42। फिर मैंने इसी सेम ए सी को जब 2 से डिवाइड किया तो मुझे एफ सी मिला विच इज़ 7.21, और मैंने इसको फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके 14.3 प्रूव कर दिया इसको ना। अच्छा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन ई सी एंड द बेस ए बी सी डी। अब आप अपनी डायग्राम के अंदर जब इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके पास जो मैंने ब्लैक कलर से ट्राइंगल हाईलाइट किया हुआ है आपको इसी को यूज़ करना है, और इसको यूज़ करते हुए आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 100 का टुआ तीनों में से कोई से भी एंगल आप यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी रेशो यूज़ कर लो, और आपके पास थीटा जो है बेटा 63.3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास एक डायग्राम है जो कि हमें एक बॉल शो कर रही है इन द शेप ऑफ अ फ्रस्ट्रम। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है? देखो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन में से वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द बॉल यानी कि फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास रेडियस, हाइट सब कुछ गिवन है या नहीं गिवन। तो हमें देखो बेटे, हमें बड़े वाले कोन का रेडियस पता है विच इज़ 8, ठीक है। ये बड़े वाले कोन का रेडियस है विच इज़ 8n, और जो छोटी वाली कोन है उसका रेडियस हमें 6 मिल रहा है। लेकिन हमें हाइट्स नहीं पता ना, तो हम हाइट्स को फाइंड आउट करेंगे सिमिलैरिटी से, ठीक है। और ये मैंने देखो सेपरेट ड्रॉ कर दिए हैं ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको कि एक छोटी कोन है जो कि आपके पास बेटा यहाँ से आ रही है, ये वाली कोन, ठीक है। इसकी हाइट को अगर हम x अज्यूम कर लें, ठीक है, तो बड़े वाली कोन की हाइट जो है वो डेफिनेटली 9+x हो जाएगी इसको लेकर, और इसकी हाइट को लेकर 9+x। और फिर हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ बनाएंगे बिकॉज बोथ कोन्स आर सिमिलर, तो हमारे पास x की वैल्यू 27 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास यहाँ की हाइट जो है बेटा 27 आ रही है तो जो बड़ी वाली कोन है उसकी हाइट जो है वो डेफिनेटली 36 आ जाएगी, क्योंकि वो 9+27 हो जाएगी,
ठीक है। और फिर हम इन्हीं डायमेंशंस को लेंगे, लाइक हम बड़े वाले कोन को देखें तो विच इज़ 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, उसका रेडियस है 8, उसका स्क्वायर करके उसकी हाइट 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा 768 पाई। और फिर छोटी कोन के लिए भी ये सारी वर्किंग होगी, उसका रेडियस 6 है, उसकी हाइट 27 है, तो ये -324 सब्ट्रैक्ट होकर 444 पाई दे देगा, विच इज़ इक्वल टू 1394.87। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।